नॉलेज कैफेटेरिया प्रेजेंटिंग। क्या चाइना को हराया जा सकता है? गलवान वैली में हुई मिलिट्री क्लैश में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। इट वॉज अ रियली हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़। पर हमारे जवानों ने चाइना के 43 जवानों को ढेर कर दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या वाकई चाइना को हराया जा सकता है? तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। क्या चीन को वाकई हराया जा सकता है? यहाँ हम बात करेंगे भारत किस तरह से चाइना की कमर तोड़ सकता है। वैसे तो भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड फोर्स है, साथ ही साथ पहाड़ों पर लड़ने का अनुभव भी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत को ही है। भारत चीन की बात आती है तो चाइना हमेशा 1962 की बात करता है कि कैसे चाइना ने भारत को हराया था। पर असल में उस समय चाइना ने भारत के विश्वास को तोड़ा था। भारत की गलत कूटनीति की वजह से भारत चाइना पर विश्वास कर बैठा कि चाइना हम पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन एक बात तो सच है कि अगर चाइना से ग्राउंड टू ग्राउंड बैटल हुई तो भारत चाइना पर भारी पड़ेगा। इसका उदाहरण है 1967 में हुई इंडिया एंड चाइना की एक और वॉर, बैटल ऑफ नाथुला। पर ज़्यादातर लोग इसे वॉर नहीं कहते क्योंकि ये बड़े स्केल पर नहीं थी। 1967 में सिक्किम के नाथुला में 11 से 14 सितंबर के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी और 1 अक्टूबर को चोला में, जो कि सिक्किम में ही है, ये मात्र एक दिन की लड़ाई थी। अगर कैजुअलिटीज़ की बात करें तो इस वॉर में भारत की तरफ से 88 जवान शहीद हुए थे और 163 घायल हुए थे, जबकि चाइना की तरफ से 340 जवान मारे गए थे और 450 घायल हुए। एक बात तो हमेशा से रही है, चाइना को जब भी भारी नुकसान होता है तो वो नुकसान के फिगर को कभी रिलीज़ नहीं करता। कितने लोग मारे गए, कितना नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि अगर चीन की जनता को मालूम पड़ गया तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए खतरा साबित हो सकता है। जैसा कि हमें मालूम है कि चीन में फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ की जनता डेमोक्रेसी चाहती है, पर चाहने से कुछ नहीं होता। जब भी चीन की जनता कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है तो कम्युनिस्ट पार्टी बलपूर्वक उसे दबा देती है और प्रोटेस्ट में हुए कैजुअलिटीज़ की न्यूज़ चीन से बाहर जाने ही नहीं देती। लिहाजा हमें ऐसा मालूम होता है कि चीन में लोग बहुत खुश हैं। चीन का प्रोपेगेंडा दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है। वो झूठ को इतनी बार बोलता है कि अंत में वो सच लगने लगता है। चीन अपनी इकॉनमी के दम पर लोगों को खरीदता है। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर देश अमेरिका में भी बड़े बड़े संस्थानों में चीन के लोग मौजूद हैं जो सीक्रेटली चीन के लिए काम करते हैं। इवन इंडिया में भी चीन के खरीदे हुए आदमी हैं। बड़े बड़े संस्थानों में चीन के आदमी मौजूद हैं। अफसोस वो भारतीय ही हैं, पर काम चीन के लिए करते हैं क्योंकि उन्हें इस काम के पैसे मिलते हैं। हर साल लगभग $10 बिलियन चाइना अपने प्रोपेगेंडा के लिए खर्च करता है। कॉलोनाइजेशन के दृष्टिकोण से बात करें तो चीन ब्रिटेन से कहीं आगे है। जहां ब्रिटेन ने ताकत के दम पर, सेना के दम पर देशों को अपनी कॉलोनी बनाई, वहीं चीन का काम करने का तरीका अलग है। वो दूसरे देशों को सस्ते इंटरेस्ट पर लोन देता है और इतना लोन दे देता है कि लोन का इंटरेस्ट चुकाना ही नामुमकिन हो जाता है। लिहाजा लोन न चुकाने की वजह से चाइना उन देशों के टेरिटरी पर कब्जा कर लेता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो आप पाकिस्तान और श्रीलंका को देख सकते हैं। अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो चाइना का लगभग हर देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट है। इवन अमेरिका के साथ भी। भारत के साथ चाइना का 60 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना वर्ल्ड पर कितना डोमिनेट करता है। बहुत से देश हैं जो चाइना पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर है अगर चीन ने व्यापार बंद कर दिया तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसलिए वो चुप रहते हैं, भले ही चीन जो भी करता रहे। चाइना की आर्मी उतनी मजबूत नहीं है जितनी अमेरिका या भारत की है, पर जैसा कि मैंने कहा, प्रोपेगेंडा
वो बार बार अपनी आर्मी के वीडियोस रिलीज करता है और दिखाता है हाउ पावरफुल वी आर। एट द एंड उस झूठ को दुनिया सच मान बैठती है कि हाँ यार, चाइनीज़ आर्मी पावरफुल है। ट्रेड से हम ज़्यादा नुकसान चाइना को नहीं पहुंचा सकते क्योंकि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, पर फिर भी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। ना ही सिर्फ बहिष्कार, बल्कि हमें अपने यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदना है ताकि हमारी इकॉनमी धीरे धीरे बढ़ती रहे। असल में देखा जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन चाइना के लोग नहीं है, ना ही चाइना की आर्मी है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है। चाइना के लोग वही करते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, क्योंकि चाइना के लोग कम्युनिस्ट पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। हमें कुछ ऐसे मूव्स लेने होंगे जिससे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में राजनीतिक हलचल पैदा हो जाए, जैसे ताइवान और हांगकांग का साथ देकर। इंडिया चाइना और हांगकांग के मुद्दे पर हमेशा से शांत रहा है, लेकिन यूएसए लगातार इस पर वर्क कर रहा है कि ताइवान को एक सेपरेट कंट्री का दर्जा मिल सके। यही वक्त है भारत को भी ताइवान का समर्थन करना चाहिए, यहाँ तक कि ताइवान भारत का बढ़ चढ़कर समर्थन करता है। हांगकांग एंड ताइवान जैसी छोटी कंट्री चाइना के नाक में दम कर सकती है, तो हम तो एक पावरफुल जायंट हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें नाक में दम नहीं करना है, हमें नाक ही काट लेनी है। सबसे बड़ी चीज़ जो भारत यूएस का साथ देकर कर सकता है, तिब्बत का इश्यू उठाकर। सब जानते हैं तिब्बत को चाइना ने हड़प लिया था। तिब्बत एक बहुत ही बड़ा पार्ट है चाइना में। अगर तिब्बत अलग देश होता तो इंडिया के साथ बॉर्डर इशू कभी नहीं होता। ये बात खुद तिब्बत के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। अभी भी भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। ये सोचकर बहुत गुस्सा और हंसी भी आती है कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक है। ये बना ही डेमोक्रेसी की बुनियाद पर था, पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी भारत उसमें परमानेंट मेंबर नहीं है। यूएनएससी अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाली फिलॉसफी फॉलो करता है, पर नाउ दिस इज 2020। अगर डिफेंस की बात करें तो यूएनएससी में एक फैक्टर ये भी है कि कहीं कुछ बुरा हो रहा हो तो उसे फोर्स की मदद से रोकना है। इंडिया का मिलिट्री बजट इंग्लैंड और फ्रांस से भी ज़्यादा है, फिर भी इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज़्यादा जवान भेजता है, पर परमानेंट सीट पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन वहीं अच्छे काम पर वीटो करने वाला, मुस्लिमों पर बर्बरता करने वाला, पूरी दुनिया के नाक में दम करने वाला चाइना यूएनएससी का परमानेंट सदस्य है, जबकि इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी जैसी मेजर कंट्री अभी भी स्ट्रगल कर रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप पाने के लिए। अगर चाइना को हराना है तो कैसे भी भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना ही होगा। भारत एक और काम कर सकता है। भारत बिगुर मुस्लिम और हांगकांग में हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन का मुद्दा यूएन में उठा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना विगुर मुसलमानों पर इतना अत्याचार करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो आपकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है, पर ना वर्ल्ड और ना ही कोई मुस्लिम देश को इस बात पर आपत्ति है। चाइना में प्रेस फ्रीडम नहीं है। वहाँ की मीडिया वही कहती है जो सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उन्हें कहने के लिए कहती है। वियतनाम भारत से बहुत दिनों से ब्रह्मोस और आकाश की मांग कर रहा है। चाइना का वियतनाम के साथ भी डिस्प्यूट है। चाइना का वियतनाम के साथ युद्ध भी हो चुका है और चाइना हारा भी था। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना पावरफुल नहीं है, उसका प्रोपोगेंडा पावरफुल है। इवन यूएस की CIA से भी ज़्यादा पावरफुल उसका प्रोपोगेंडा है। अगर एक बार वियतनाम के पास ब्रह्मोस आकाश जैसी मिसाइलें आ गई तो ये चाइना के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने के बराबर होगा। अगर इतना सब कुछ हो गया तो CPC यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पर खतरा मंडराने लगेगा और वहाँ की जनता के पास एक मौका होगा कि बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया जाए। ऊपर से वर्ल्ड का सपोर्ट भी होगा। अगर एक बार CPC सत्ता से हट जाती है तो देयर माइट बी चांस कि पीस इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। पर यह सब करने के लिए न ही सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा राक्षस बन चुका है जिसने कोविड-19 जैसी महामारी
दुनिया में फैला दी है, जिसे कंट्रोल किया जा सकता था अगर वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती। लेकिन सीपीसी ने न ही इस न्यूज़ को दबाया बल्कि सारे सबूत भी मिटा दिए। आज पूरा देश इनकी की गई बुरी हरकतों का नतीजा भोग रहा है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक 4.6 लाख लोग मर चुके हैं। इतना तो कोई आतंकवादी ग्रुप भी अपनी पूरी लाइफ में लोगों को ना मार पाए। आप क्या सोचते हैं चाइना के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलता हूँ आपसे। थैंक यू।